हेलो 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 एवरीवन, दिस इज अंकित चौधरी। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात किया था, जिसमें हम लोगों ने ओवरऑल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर बात किया था, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जब हम इम्पोर्टेंट सेगमेंट पे बात किए तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि सेक्शन ए हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा। सेक्शन ए में जो जो अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं, अच्छी अच्छी तरीके से क्वेश्चंस डिजाइन किए जा सकते हैं, जो प्रोफेसर मेनली ऐसे तरीके से आपसे पूछते हैं कि आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में फंस सकते हैं, उलझ सकते हैं, ठीक है। उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस पे हम लोगों ने बात किया, ठीक है। उसके बाद हम लोग अब बात करेंगे सेक्शन बी के ऊपर। सेक्शन बी में मेनली हम लोगों को पर्टिकुलर कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। कभी भी आप सेक्शन बी की आंसर राइटिंग करते हैं तो कम से कम आपका जो पेज होता है, अगर हम सब नॉर्मली अगर हम बात करें तो जस्ट सपोज आपका जो पेज है, जस्ट थिंक आपका पेज अगर ऐसे है, ठीक है। फिगर पे डायरेक्टली ध्यान नहीं देना है। आपका पेज अगर ऐसे है तो नॉर्मली हम अगर बात करेंगे तो हम ये चीज़ कह सकते हैं, ऐसे पेजेस आपको ओवरऑल पूरे फिल करने हैं, फिर पलटाओ, फिल करो, फिर बगल वाला फिल करो। तो ऐसे दो तीन पेजेस कम से कम आपको सेक्शन बी पॉइंट में तो लिखना ही है। सेक्शन बी में जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें आपको कम से कम दो तीन पेज मिनिमम आंसर राइटिंग करनी है, तब जाके आपको एक ढंग का मार्क्स आएगा, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम बात किए इस पे, तो हम लोगों ने मेनली एक चीज पे ध्यान दिया और एक चीज हम लोगों ने मेनली देखा, ठीक है। अब जैसे बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बोलेंगे कि केमिस्ट्री में हम लोगों को है ना बहुत बेटर वे में कंटेंट नहीं मिलता, ठीक है। अब जैसे हम लोग के पास लाइक एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करेंगे, हमारे पास अगर आ जाएगा फजांस रूल, ठीक है। फजांस रूल अगर हमारे पास आ गया तो ऐसा तो नहीं है कि हम इसमें किसी पॉइंट को ऐड कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। ऐसा तो नहीं हो सकता। फजांस रूल अगर एक लिमिटेड काइंड ऑफ है, जिसमें अगर हम नॉर्मली बात करें तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ भी ये चीज कह सकते हैं ना, फजांस रूल में हम डायरेक्टली ये चीज कह सकते हैं ना। जैसे हम मान लेते हैं फजांस ने पर्टिकुलर किसी पॉइंट को ऑब्जर्व किया, उस पर्टिकुलर पॉइंट को ऑब्जर्व करके उन्होंने अपना एक अलग थ्योरी, अलग एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग अपना एक न्यू रूल दिया। तो ऐसा तो नहीं उस रूल में हम लोग कुछ बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। तो अगर हम ये चीज बोले कि हमारे पास अगर आंसर क्या है, लिमिटेड है, अगर हमारे पास आंसर लिमिटेड है तो इस केस में आपको क्या करना है। देखो एक चीज तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि कम से कम आप 2 to 3 पेजेस की आंसर राइटिंग करोगे, इसको फिक्स कर लो, ठीक है। आपको जो भी करना है वो कंटेंट के साथ करना है। अगर हमारे पास लिमिटेड कंटेंट है फिर भी हम 2 to 3 पेजेस को प्रॉपर फिल करने पे ध्यान देंगे। तो अब मेनली आप लोगों को पर्टिकुलर किसी क्राइटेरिया को फॉलो करने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर हमारा इतना बड़ा व्हाइट शीट है, आंसर शीट है, तो उसमें हम पर्टिकुलर अगर हम स्केल से एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे करें, ठीक है, तो हमारा ये जो मिड में स्पेस है ये थोड़ा सा कम वाइड हो जाएगा, ठीक है। जिसमें आप आंसर राइटिंग कर सकते हो तो बहुत जल्दी फिल होगा एज कम्पेयर टू दी फुल पेज, ठीक है। तो आप दोनों तरफ स्केल से लाइनिंग करो और उसके बाद आंसर राइटिंग करो। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि नहीं नहीं हो रहा है, फिल नहीं हो रहा है, तो आप नॉर्मली अगर कोई वर्ड ऐसे लिख रहे हो, छोटा वर्ड लिख रहे हो, तो उसको थोड़ा सा बड़ा लिखो, ठीक है। ऐसे लिखो। तो वहाँ पे ये चीज़ें और ये जो हैक है वो बहुत काम आती है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम आएगी, ठीक है। तो कम से कम आपको सेक्शन बी और सेक्शन सी टाइप कुछ, हाँ, और सेक्शन सी में अगर हम बात करें तो सेक्शन सी में कम से कम आपको 3 से 4 पेजेस की आंसर राइटिंग करनी है। मैक्सिमम आप जितना कर सकते हो वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो अब हम नॉर्मली बात करेंगे, आईओसी हम देख रहे थे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। सेम 2 सेम 2 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेमेस्टर 2 की हम लोग देख रहे थे, जहाँ पे हम ओवरऑल बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ओवरऑल हम लोग है ना बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपसे सेक्शन बी में भी पूछा जा सकता है या फिर सेक्शन सी में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो आपसे ये पूछा जा सकता है, ब्रीफली ब्रीफली एक्सप्लेन ब्रीफली एक्सप्लेन फजांस रूल।
सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है ब्रीफली एक्सप्लेन फजान्स रूल। ब्रीफली एक्सप्लेन फजान्स रूल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपसे पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है क्राउन ईथर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ अल्कली मेटल्स। क्राउन ईथर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ अल्कली मेटल्स। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपसे ये पूछा जा सकता है डिस्क्राइब न्यूक्लियर आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो पर्टिकुलर ऐसे क्वेश्चंस जो है आपसे सेक्शन बी और सेक्शन सी में पूछे जाते हैं, ठीक है। दैट इज हम यहाँ पे ये कह सकते हैं ब्रीफली एक्सप्लेन फजान्स रूल, क्राउन ईथर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ अल्कली मेटल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड डिस्क्राइब न्यूक्लियर आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। 4 क्वेश्चंस पे हम लोगों ने मेनली बात की, 4 क्वेश्चंस हम लोगों ने मेनली देखा। तो हम लोग को आगे देखना है, ठीक है। हाँ, उसके बाद एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप, ठीक है। आपसे ये पूछा जा सकता है, जैसे सपोज क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप elements compare the properties of first and second group elements with respect to, ठीक है। अब आपसे पर्टिकुलर ये क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आपको कह दिया जाएगा कि आपको दो पर्टिकुलर ग्रुप में, दैट इज फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप के बीच में आपको पर्टिकुलर पॉइंट्स के बेसिस पे कुछ प्रॉपर्टीज को कंपेयर करना है कि ग्रुप ए में अगर हम बात करें, ग्रुप 1 में बात करें तो ये प्रॉपर्टीज है, और सेम अगर उस पॉइंट की बात करें तो ग्रुप 2 की ये प्रॉपर्टीज है। वो पॉइंट्स आपके क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि आपसे दे दिया जा सकता है ऑक्साइड्स, ठीक है। आपसे दे दिया जा सकता है हाइड्राइड्स, ठीक है। आपसे दे दिया जा सकता है ऑक्साइड्स, हाइड्राइड्स। उसके बाद हम बात करेंगे तो बोलेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ हेलाइड्स, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ हेलाइड्स, ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ हेलाइड्स। फिर हम बात करेंगे तो उस पर्टिकुलर ग्रुप के रिड्यूसिंग पावर के ऊपर बात की जा सकती है, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आएगा तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग है ना डायरेक्टली बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। तो पर्टिकुलर जो क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा डिस्क्राइब द आइसोलेशन एंड सेपरेशन ऑफ describe the isolation and separation of inert gases describe the isolation and separation of inert gases from atmosphere by various मेथड्स, ठीक है, बाई वेरियस मेथड्स। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करेंगे। तो 7 में हमारे पास एक बहुत वीवीआई काइंड ऑफ क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है। ये क्वेश्चन हर साल रिपीट हो रहा है और 100% रिपीट हो रहा है, जिसका नाम है बॉर्न-हैबर साइकिल, ठीक है। इसी को हम ए पॉइंट दे देते हैं और इसी को हम बी पॉइंट दे देते हैं, ठीक है।
तो ए पॉइंट हमारा हो गया बॉर्न हेबर साइकिल, और जो हमारा बी पॉइंट हो गया वो हमारा हो गया VSEPR, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, VSEPR थ्योरी। ठीक है, इस पर्टिकुलर को है ना आपको आई थिंक VVI मान के चलना चाहिए, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आपके हर साल क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, दैट इज बॉर्न हेबर साइकिल को और VSEPR थ्योरी को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको करके जाने की जरूरत है, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस हर साल रिपीट हो रहे हैं और अच्छे खासे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों ने देख लिया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 जो आएगा, वो आपसे पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय टाइट्रेशन। आपसे पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय टाइट्रेशन। ठीक है, उसके बाद आपसे ये भी पूछा जा सकता है टाइट्रेशन बताइए, और टाइट्रेशन के डिफरेंट टाइप्स के बारे में बताइए। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन। आपसे पूछा जा सकता है टाइट्रेशन के बारे में बताइए और टाइट्रेशन के डिफरेंट टाइप्स के बारे में बताइए। ठीक है, एंड ऑल्सो राइट द important steps involved in it, that is सबसे पहले आपको बताना है टाइट्रेशन क्या होता है, टाइट्रेशन कितने तरह का होता है। ठीक है, टाइट्रेशन पे अगर हम मेनली बात करें तो अगर टाइट्रेशन में अगर आप ये बता रहे हैं, सबसे पहले अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि ये भी आपका जो है VVI है। ठीक है, क्योंकि ये आपके प्रैक्टिकल में भी आपसे पूछा जा सकता है, वाइवा का क्वेश्चन इस पे भी क्रिएट हो सकता है, और ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें मेनली तो टाइट्रेशन पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो आई थिंक आपको ये बताना पड़ेगा टाइट्रेशन क्या होता है, टाइट्रेशन क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं। इतना बात करने के बाद आपको फिर बताना पड़ेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन। ठीक है, अगर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन में अगर सपोज आप जो भी बताते हो ABCD जो भी आप बताते हो कि सर 3-4 तरीके का टाइट्रेशन होता है, तो ऐसा नहीं कि हम वहाँ पे प्रॉपर टाइट्रेशन को डिफाइन कर दिए, टाइप्स लिख दिए और उसके बाद हम पर्टिकुलर टाइट्रेशन का स्टेप लिख दिए। ऐसे आंसर राइटिंग नहीं होगी। आंसर राइटिंग कैसे होगी, तो सबसे पहले आपको टाइट्रेशन के बारे में बताना पड़ेगा। टाइट्रेशन के बारे में आपको बताना है कि सर टाइट्रेशन क्या होता है, टाइट्रेशन कैसे होता है, क्यों किया जाता है। ठीक है, इतनी बातें करने के बाद आपको ये बताना पड़ेगा कि टाइट्रेशन के कितने टाइप्स है। टाइट्रेशन के कितने टाइप्स में सपोज आपने कुछ भी बताया XYZ, सपोज आपने टाइट्रेशन के टाइप्स में कुछ भी बताया XYZ, तो इस पर्टिकुलर XYZ का सिर्फ नाम लिख के नहीं छोड़ना है, आपको पर्टिकुलर XYZ टाइट्रेशन को अच्छे से डिफाइन भी करना पड़ेगा। XYZ टाइट्रेशन को अच्छे से डिफाइन भी करना पड़ेगा। हो सकता है ये X पर्टिकुलर टाइट्रेशन 1 पेज में आ जाए, फिर ये वाला 2 पेज में आ जाए, फिर ये 3 पेज में, दैट इज इन तीनों को मिला के आपका 3 पेज सिर्फ ये लिखने में चला जाए। आई एम जस्ट टेलिंग यू गाइस कि आपको पर्टिकुलर आंसर राइटिंग कैसे करनी है। ठीक है, सपोज हम पहले टाइट्रेशन के बारे में बताए, तो सबसे पहले हमने टाइट्रेशन हेडिंग दिया। ठीक है, टाइट्रेशन हेडिंग दिया, टाइट्रेशन के बारे में मैंने लिखना शुरू किया, मेरा 1 पेज भर गया। उसके बाद हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइट्रेशंस आर एज फॉलोज। ठीक है, उसके बाद हम हेडिंग दिए दिस टाइट्रेशन। उस पर्टिकुलर टाइट्रेशन के बारे में मुझे लिखना है, उस पर्टिकुलर टाइट्रेशन से हम क्या काम कर सकते हैं, क्या काम हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, उस पर बात करेंगे। जब इस पर्टिकुलर से सेटिस्फाई हो जाएंगे फिर हम जाएंगे और फिर हम पॉइंट B दूसरे टाइट्रेशन की बात करेंगे, सेकेंड टाइप ऑफ टाइट्रेशन की बात करेंगे, कैसे करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है, फिर उस पर बात करेंगे। जब सेटिस्फाई हो गए फिर हम C पे आएंगे कि हाँ सर तीसरा वाला टाइट्रेशन हम लोग इसलिए कर रहे हैं, सो ऑन आपको ऐसे ही लिखना है। टाइट्रेशन करने के बाद आपको फिर ये बताना पड़ेगा कि ओवरऑल जो टाइट्रेशन है उसमें पर्टिकुलर कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है,
तो अगर हम एक नॉर्मल आंसर राइटिंग छोड़ दें, सपोज ये जो क्वेश्चन है इसमें आपका 3 क्वेश्चन क्रिएट हो गया ना। पहले आपसे पूछा गया व्हाट इज टाइट्रेशन, दूसरा डिफरेंट टाइप्स बताइए, और तीसरा इसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है वो बताइए। तो आपको आई थिंक टाइट्रेशन बताने में 1 पेज गया, टाइप्स बताने में 2 3 4 पेज जाएंगे, डिपेंड कि कितने टाइप्स हैं, जितने टाइप्स हैं उतने पेज। तो आपका 3 से 4 पेज तो सिर्फ इसमें गया। फिर स्टेप्स लिखोगे 1-2 पेज में, तो 5-6 पेज का आंसर राइटिंग हो सकता है इसका। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे हाँ, उसके बाद हम लोग बात करेंगे, तो मेनली हम लोग ये चीज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं। हाँ, अब जैसे आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे ये पूछा जा सकता है, टाइट्रेशन का एक पार्ट है जिसमें आपसे बोल दिया जाएगा डिफाइन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। ठीक है, एक तरीके का टाइट्रेशन होता है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, आपको फिर ये डिफाइन करना है। तो इसका आप ओवरऑल डिटेल्ड आंसर लिखोगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे, तो आपसे डेरिवेशन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आपसे डेरिवेशन भी पूछा जा सकता है। अभी तक का ईसीसी का सबसे बड़ा इतिहास है कि अगर फिजिकल केमिस्ट्री है और उसमें जितना भी डेरिवेशन है, कुछ भी है, चाहे वो फिजिकल हो, इनऑर्गेनिक हो या फिर कोई भी हो, अगर डेरिवेशन पर्टिकुलर आपके सिलेबस में इन्वॉल्व है, आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो नॉन इक्वेशन आप एक तरीके से वीवीआई मान के चलिए। ठीक है, नॉन इक्वेशन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 वो आपसे ये पूछा जा सकता है, सर बताइए डायरेक्शनल नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। डायरेक्शनल नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, डायरेक्शनल नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। उसके बाद हाँ, हमारा ये 11 तक हो गया है। उसके बाद जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 पे अगर हम बात करें, तो आपसे ये पूछा जा सकता है, कंसिडरिंग VSEPR, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। VSEPR को कंसिडर करके आपको डिस्कस करना है। ठीक है, डिस्कस करना है हाइब्रिडाइजेशन, आपको बताना है हाइब्रिडाइजेशन। VSEPR को कंसिडर करके आपको हाइब्रिडाइजेशन और जियोमेट्री बताना है, जियोमेट्री ऑफ दी फॉलोइंग। दैट इज हम ये चीज कह रहे हैं कि VSEPR को कंसिडर करिए, हाइब्रिडाइजेशन बताइए और जियोमेट्री बताइए, जो भी यहाँ पे गिवन है। और गिवन में आपके पास हो सकता है SF4, SnCl2, ठीक है, CIF3। उसके बाद हम बात करेंगे तो बोलेंगे PCl5। उसके बाद हम बात करेंगे तो बोलेंगे OCl2। ये पर्टिकुलर आपसे मॉलिक्यूल्स दे दिए जाएंगे और आपको कह दिया जाएगा कि VSEPR के अकॉर्डिंग आपको इसका जियोमेट्री और आपको इसका हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है। और ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं अभी तक के ट्रेंड के हिसाब से। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी यहाँ पे डन है, ओवरऑल है ना। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कहता है व्हाट इज SHE। ये किसी के वाली का बात नहीं हो रहा है, इस सी का मतलब है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, और इसमें SHE का आपको डायग्राम मोस्टली देख के जाना चाहिए, इंक्लूड डायग्राम। SHE में आप कुछ भी देखो, आपको प्रॉपर पता होना चाहिए SHE का डायग्राम क्या है, कैसे वर्किंग है, क्या है, नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो हम यहाँ पे बात करेंगे, तो हम यहाँ पे बोलेंगे व्हाट डू यू मीन बाय। सबसे बढ़िया होता है यहाँ पे ये लिखना, इंस्टा लैंग्वेज। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोकेमिकल
इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? और आपसे ये भी पूछा जा सकता है, डिस्कस इट्स इम्पोर्टेंस। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है, इसके पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस के बारे में आप डिस्कस करिए, ठीक है, कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है उसको आप डिस्कस करिए, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी यहाँ पे डन हो चुका है।